चलिए दोस्तों, अभी प्रेसिडेंट रूल को आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति शासन को समझाता हूँ। क्या समझते हो आप राष्ट्रपति शासन के मतलब? क्या दिमाग में आपके है राष्ट्रपति शासन मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंट रूल? कुछ तो दिमाग में आपके होगा, ठीक है। देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लगाया जाता है बेटा, जब ऐसा राष्ट्रपति को लगता है कि किसी भी राज्य में क्या हो गया है, संवैधानिक तंत्र जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो विफल हो गया है, वो फेल हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, या उस राज्य की संघ की मतलब जो राज्य है उसकी कार्यपालिका की शक्ति अब संघ के अंदर समाहित हो गई है, ठीक है, या संघ के निर्देशों का पालन करने में वो राज्य असक्षम है, तो वैसे स्थिति में इसका लगाया जाता है, इसका अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसी को ही राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद या प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद भी कहते हैं, शासन का अनुच्छेद। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा समाधान महसूस होगा या ऐसा समाधान होगा या ऐसा फील हो जाएगा किसे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी भी राज्य में ऐसा समाधान होने पर राष्ट्रपति 356 के शक्तियों का प्रयोग करेगा और वो क्या करेगा, किसी भी राज्य में, कोई भी स्टेट में, राज्य में वो क्या करेगा, एक तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तब वो लगा देगा, या दूसरा 356 की शक्ति का प्रयोग तब करेगा जब लगेगा कि संघ की कार्यपालिका हेतु जो नियम है या राज्य क्या कर रहा है, संघ की कार्यपालिका किसी निर्देश का या आदेश का, संघ की कार्यपालिका के निर्देश को नहीं मान रही है ना, निर्देशों को नहीं मान रही है या मानने में असक्षम है, मानना नहीं चाहती या पालन नहीं कर रही है, तब वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। या ऐसे स्थिति में भी लगा सकता है जब उसे लगे कि संघ की शक्ति अब कहाँ आ गई है, तो संघ की शक्ति, राज्य की शक्ति संघ में आ चुकी है, या उसे लग रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं है, ठीक है, स्थिति क्या है, असामान्य है। जब उसे महसूस हो कि कोई तो बात है, मेन तो ये है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब लगा सकता है, या संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का पालन नहीं करे तब, या राज्य में स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति जो है लचर हो गई है, राजनीतिक स्थिति असामान्य है, तो अस्थिर स्थिति बोलो या राजनीतिक स्थिति का लचरपन बोलो, इस स्थिति में भी ये लगा सकती है, तो वो अन्य प्रमुख कारण में आते हैं, ठीक है। तो ये 356 के शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। अब इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, राज्य में आपात की घोषणा जैसे हो गया, मान लो राष्ट्रपति ने क्या किया, 356 के शक्ति का प्रयोग करके आपात की घोषणा करवा दिया और राज्यपाल को मैसेज कर दिया कि तुम वहाँ पे क्या करो, राष्ट्रपति शासन को हैंडल करो। तो घोषणा के बाद संघ क्या करेगा, सिर्फ एक काम को छोड़ेगा। संघ किस काम को छोड़ेगा, तो देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में संघ क्या करेगा, सिर्फ न्यायिक काम को छोड़ेगा, न्यायिक कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्य को अपने हाथ में ले लेता है। अन्य जो सभी कार्य है अपने हाथ में ले लेता है, मतलब संघ ही अब उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित करवाएगा। मतलब वो न्यायपालिका पे हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, परंतु घोषणा होने के बाद संघ क्या करेगा, न्यायिक कार्य को छोड़ करके राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। मैं क्या बोला, सिर्फ न्यायिक कार्य को छोड़ करके अन्य सभी कार्यों को क्या करेगा, अपने हाथ में ले लेगा। ये बात एकदम क्लियर कर लो जैसे उद्घोषणा होगा। अब देखिए, राज्य में अगर आपात उद्घोषणा करना है
ठीक है। राज्य में मान लो, प्रमुख पॉइंट को समझो, किसी स्टेट में क्या करना है, उसे आप 356 लगाना है या आपातकाल की घोषणा करना है, तो वो 356 को कितने, तो 2 माह के लिए इसे लागू करेगा। 356 लगाएगा कितने माह के लिए, 2 माह के लिए लगाएगा। कितने माह के लिए, सिर्फ 2 माह के लिए। इसके अधिक के लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, राज्य में अगर आगे उसको और बढ़ाना है तो इसके अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो बोलता है कि भैया 2 माह से अधिक चाहिए हमको, 2 माह से अधिक, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसे संसद से, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों जगह से संसद से क्या लेना पड़ेगा, तो अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति लेने के बाद ही वो लागू कर सकता है। और जब वो अनुमति ले लेगा, तो अनुमति लेने के बाद कितने माह तक वो इस प्रेसिडेंट रूल को लागू करवा सकता है। अगर 2 माह की अधिक के ऊपर चाहिए तो अनुमति करेगा, तब ये 6 माह की अवधि तक ले सकता है। 6 माह तक वो अनुमति लेके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन तीसरा बिंदु आता है, देखो पहला बिंदु क्या बोल रहा है, हिरेन बोल रहा है बेटा 2 माह हेतु। पहला बात क्या बोल रहा है, 2 माह हेतु, कितने माह के लिए, 2 महीने के लिए। दूसरा बात क्या बोल रहा है हिरेन, अगर अनुमति ले लेता है वो, तो अनुमति लेके कहाँ तक, तो 6 महीने तक। लेकिन इसके अलावा एक और स्थिति आती है, अगर उसे लगता है कि ये 6 माह की हमने बढ़ा लिया और आगे बढ़ाना है, तो अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ा सकता है, अधिकतम 3 साल तक यह एक राज्य में बढ़ा सकता है। कितना, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कि अधिकतम ऐसे अनुमति ले करके वो 6 अधिकतम 3 वर्ष तक वो क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, अधिकतम 6, पहले तो 6 माह के लिए बढ़ा देगा वो, उसके बाद में और लग रहा है कि अधिकतम और बढ़ाना है तो 3 वर्ष तक लगातार ऐसे वो प्रवर्तन में बढ़ा सकता है, 6 माह का प्रयोग कर करके। अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो संसद से उसे अनुमति लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति को, उस राज्य के लिए, तब जाकर के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू होगा, प्रवर्तन में रहेगा, मतलब अप्लाई रहेगा। ठीक है, इससे अधिक के लिए अगर मान लो हिरेन हमको 3 वर्ष से भी संतुष्टि नहीं है, तो हमको और अगर चाहिए, सारे पॉइंट्स को समझो, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरा बिंदु ये, चौथा बिंदु ये। पहले बिंदु क्या कहता है कि 2 माह से लगाओ, दूसरा 2 माह से अधिक चाहिए तो लोकसभा राज्यसभा में क्या करो, परमिशन लो। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि 2 महीने में मन नहीं भर रहा है हमारा, तो 6 महीने तक चाहिए, विशेष परिस्थिति 6 महीने के ऊपर, तो 6 महीने तक के लिए अनुमति लेना पड़ता है। अगर 3 वर्ष तक लागू रखना है तो चौथा बिंदु कहता है। अब 5वां बिंदु को समझो, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, मान लो पंजाब में लगा या जम्मू कश्मीर कहीं भी लगा, समझना बात को, अगर लग गया तो अब ये कहता है कि 3 वर्ष से काम नहीं चलेगा, 3 वर्ष से अधिक चाहिए तो उसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संशोधन। अब ऐसे स्थिति में जब देखो यहाँ पे सारे कंडीशंस मैंने बता दिया, अब ऐसे स्थिति में ये कह रहा है कि भैया मेरा 3 वर्ष में काम नहीं चलने वाला, मेरे को और भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में याद रखेंगे 3 वर्ष से अधिक अगर आपको रखना है राष्ट्रपति शासन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे भारत के संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। कितना ज़बरदस्त टॉपिक को एकदम इजीली समझाया हूँ, और टेस्ट लूँगा तो पूरा नंबर आना चाहिए। तो संविधान में क्या करना पड़ेगा, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब वो 2 माह से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक हेतु, तब जाके उसके पास ये अथॉरिटी आएगी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को ऐसा बढ़ाने का।
समझ गए? संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अब पहली बार सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 को कहाँ लगा था 356? तो ये प्रश्न आता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन को समझो कि सर्वप्रथम 356 कहाँ लगा, किस राज्य में लगा? तो सबसे पहली बार ये लगा था किस राज्य में? पंजाब। कंफ्यूज मत होना, कई जगह जम्मू कश्मीर लिखा है लेकिन वो गलत है, पंजाब सही है। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? तो ये लगा था 20 जुलाई 1951 में। ठीक है, कब लगा था? 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और क्यों लगा था? तो वहाँ जो भार्गव मंत्रिमंडल था उसका पतन हो चुका था। तो यहाँ पे कारण भी लिख सकते हो, रीज़न या कारण पहली बार क्यों लगा, तो भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हो चुका था, इस कारण से वहाँ संवैधानिक स्थिति खतरे में नजर आई। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। क्यों? भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। ये इसके रीज़न है। ठीक है, हो गया ना? अब एक क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन एक तो बन सकता है कि सर्वाधिक बार बोले तो पंजाब आंसर लेना, लेकिन सर्वाधिक समय तक अगर बोलता है, देखो सबसे पहली बार भी पंजाब में लगा और सबसे ज़्यादा भी पंजाब में लगा है, लेकिन अगर बोले कि सर्वाधिक समय तक मतलब लंबे समय तक 356 का प्रयोग किस राज्य में हुआ, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट को समझो बेटा। ये बोल रहा है सर्वाधिक या सबसे लंबे समय तक किस राज्य में लगा है 356? किस राज्य में 356 लागू था? सर्वाधिक बार तो पंजाब में लागू था, सबसे पहली बार भी पंजाब में लागू था भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण, लेकिन सर्वाधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक किस राज्य में लागू था? तब आप इसका आंसर लेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जेके। तो जम्मू कश्मीर में ये 1990 से 1996 लगातार 6 साल के लिए था। 1990 से 96। और अगर डेट वाइज अगर पूछे तो आप डेट में इसमें क्या लेंगे, तो 19 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई 1990 से लेके 9/10/1996। ठीक है, 19 जुलाई 90 से 9/10/96 ये इसका डेट था। तो राष्ट्रपति शासन से जितना मैंने पढ़ाया उसी को रिवीजन करो, इधर उधर सर मत फोड़ो। जितना अच्छे से मैंने बताया पूरे पॉइंट्स को लेके चलो, और इसी से ही क्वेश्चन पूरा बनेगा राष्ट्रपति शासन का। जितना मैंने बताया सारे पॉइंट्स को रिवीजन करो, मेरे क्लासेस को सुनो। जो जितना सुनेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, और जो जितना समझेगा वो उतना आगे अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये मैंने राष्ट्रपति शासन को आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और बहुत अच्छे से मैंने राष्ट्रपति शासन को आपको समझा दिया, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना ज़्यादा छेड़छाड़ के, या बिना ज़्यादा परेशान किए, या बिना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ किए। सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया कि 2 माह से अधिक बढ़ाना है, पहले तो 2 माह तक, 2 माह से अधिक करना है तो अनुमति लेना पड़ेगा संसद का, और इसको अधिकतम 3 वर्ष तक कर सकते हैं। लेकिन 3 वर्ष से भी अगर अधिक करना है तो संविधान में क्या करना पड़ेगा, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जा करके राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से ऊपर खींचा जा सकता है। फिर ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं वित्तीय आपात को आपको बताने वाला हूं। किसको? वित्तीय आपात। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। अभी वित्तीय आपात स्पष्ट दिख रहा है ना बेटा? हाँ, दिख रहा है वित्तीय आपात। देखिए, समझिए वित्तीय आपात क्या होता है।
वित्तीय आपात पहले समझना है आपको वित्तीय आपात, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ये होता क्या है, इसमें वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन कब की जाती है? जब उसे ऐसा लग जाए कि ऐसी स्थिति हमारे देश में, भारत में आ चुकी है जिस कारण से भारत के वित्तीय स्थायित्व का या वित्तीय शाख का खतरा है या वित्तीय शाख पर खतरा मंडरा रहा है। हमको ऐसा लगे कि कोई एजेंसी है या कोई संस्था है जो हमारे भारत के खजांची पे या हमारे भारत के कलेक्शंस ऑफ जो मनी है या जो ट्रेज़र है समझ लो हमारा, उस पर कोई आक्रमण करने वाला है, या ऐसा लग रहा है कि हमें अर्थव्यवस्था को बैलेंस बनाने के लिए वित्तीय आपात लगाना है, तब हम क्या करते हैं? अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हैं। किसका? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये अनुच्छेद 360 के तहत ही संभव है। किसमें दिया है? तो 360 के तहत। तो इसमें क्या होता है? वित्तीय स्थायित्व या साख को जब खतरा है, ऐसा हमको लगता है कि हमारे पैसा कौड़ी पर किसी स्थिति से, किसी जगह से ऐसा दिक्कत होगा, तब हम इसको लगा देते हैं। तो पहला क्या है? ये हो गया। दूसरा, इसका उद्घोषणा कौन करता है? याद रखना, ये सारे संवैधानिक डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार से 356 का उद्घोषणा उन्होंने किया था, लागू किया था, उसी तरीके से इसको भी करेगा। तो इसके उद्घोषणा का आधार क्या है? मैंने आपको अभी वही तो समझाया कि अगर हमको लगता है कि आप अब कहीं भी स्थिति हमको ऐसा महसूस हो गया है, ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई है जिसके कारण वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, भारत के पैसे को खतरा है ना, वित्तीय आपात की घोषणा करना ही पड़ता है फिर हमको, है ना। तो आधार क्या होगा? तो इसका आधार होगा वित्तीय स्थायित्व। मतलब कोई हमारे वित्तीय स्थायित्व को, हमारे स्टेबिलिटी को कोई अगर नज़र लगा रहा है, कोई लूटना चाहता है, कोई उसमें हाथ साफ करना चाहता है, वित्तीय स्थायित्व या हमारे वित्तीय जो साख है, जो हमारे फाइनेंशियल ब्रांचेस हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या अलग अलग SBI बैंक हो गई, तरह तरह की बैंक हो गई, ये सब चीज़ों पर अगर हमको ऐसा फील हो रहा है या हमारी अर्थव्यवस्था ख़राब है, तो उसी को वित्तीय स्थायित्व बोला जाता है या वित्तीय साख बोला जाता है ना। है ना। जब हमको लगे कि इनकी स्थिति क्या है, खतरे पे है, इस पे क्या हो सकता है? वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख को खतरा हो, ऐसा महसूस होता है हमको, ठीक है, या ऐसा समाधान होता है, ऐसा फाइनल हमको विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति आ गई है, तब हम वित्तीय आपात को लगाते हैं, जिससे हमारे देश की स्थायित्व को, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में चेंजेस ना आए। ठीक है। अब देखना वित्तीय आपात कैसे लगाया जाता है। इसकी घोषणा को 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा, संसद मतलब 2 महीने के भीतर, संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन की बात कर रहा हूँ, इसके सम्मुख रखना पड़ता है और 2 महीने के भीतर स्वीकृति प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है। तो इस पॉइंट्स को समझो आप कि इसे क्या होता है कि 2 माह के भीतर इसे संसद की स्वीकृति, क्या संसद की स्वीकृति, है ना, मिलनी पड़ती है ना, मिलना ही चाहिए 2 महीने के भीतर। तो उसको पेश भी करेगा और स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कितने महीने के भीतर में इसे स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे 2 माह के भीतर इसको क्या होना चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए, तब जा कर के आप इस पे कदम आप आगे बढ़ा सकते हो। अब देखिए, अब हमने रख दिया और उसकी स्वीकृति हो गई, है ना, स्वीकृति पाना आवश्यक है 2 महीने के अंदर। तब वित्तीय आपात की घोषणा उस समय राष्ट्रपति करेगा जब लोकसभा विघटित हो। एकदम क्लियर बात को याद रखना। ये प्रश्न को पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कब उद्घोषणा करेगा? राष्ट्रपति कब उद्घोषणा करेगा? कब करेगा? कब उद्घोषणा करेगा बेटा? लोकसभा का विघटन हो चुका हो, लोकसभा विघटित हो। सीधा इसमें एक लाइन में टिक मार देना। कब उद्घोषणा करेगा? तो जब लोकसभा का क्या हो? विघटित हो। तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने पर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है
कि लोकसभा विघटित हो लेकिन रखना जरूरी है, तो क्या करेगा, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती, तो राज्यसभा जैसे ही वो देखेगा कि आया है तो राज्यसभा की स्वीकृति मिलना इसमें अनिवार्य है। जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत ही ये क्या होगा, आगे भी लागू रहेगा। ठीक है, तो मान लो अगर लोकसभा विघटित हो गया हो, है ना, और राज्यसभा इसको क्या करता है, स्वीकृति देता है, राज्यसभा की स्वीकृति हो तो 2 माह के, देखो 2 माह के आगे भी ये क्या होगा, लागू होगा। तो 2 माह के आगे भी यह लागू रहेगा। इस पॉइंट को फिर से समझो, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो फिर से समझो इस चीज़ को। मान लीजिए वित्तीय आपात की उस घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का क्या है, विघटन हो गया हो, लोकसभा नहीं हो, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ रहा है कि हम वित्तीय आपात को लगाएं, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी क्या होगा, लागू होगा। राज्यसभा विघटित तो नहीं होगा, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा क्या करेगा, स्वीकृति कर देगा और वो आगे भी लागू रहेगा। किंतु अब एक शब्द आता है किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा जब आएगा ना, फिर से नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी पहली बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलिए लेकिन, अर्थात यहीं पे मैं किंतु डाल रहा हूं, ठीक है, गलती नहीं करोगे, पूरा इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। किंतु जब नवनिर्वाचित आएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा, ठीक है, तो उसकी पहली बैठक, कौन सी बैठक, मान लो कोई वो आया, लोकसभा का विघटन हो गया है, राज्यसभा ने 30 दिन के अंदर उसको स्वीकृति दे दिया, 2 महीने के अंदर स्वीकृति दे दी राज्यसभा ने, और उसके बाद में नया लोकसभा आ गया, मान लो लोकसभा विघटन हो गया और आया है दूसरा वाला, तो उस समय पे याद रखना पहली बैठक से 30 दिन के भीतर उस विधेयक को क्या होना चाहिए, उस बिल को स्वीकृति मिलना चाहिए, है ना। तो इसको याद, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक, इस शब्द को ध्यान में रखोगे हिरेन, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिनों के अंदर इस वित्तीय आपात की उद्घोषणा को क्या मिलना चाहिए, तो इसे स्वीकृति मिलना चाहिए, है ना। लोकसभा को इसको स्वीकृति क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये बात याद रखना, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक से कितने दिनों तक, तो 30 दिनों के भीतर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल हमारे जहन में होनी चाहिए, आएगा तो ये चीज़ बिगड़े ना, ये चीज़ छूटे मत, समझ रहे हो। तो कितने दिनों तक, तो 30 दिनों के भीतर स्वीकृति मिलना चाहिए। इसकी अधिकतम समय सीमा क्या संविधान में निर्धारित है कि कब तक लग सकता है वित्तीय आपात, इस प्रश्न का उत्तर देखो कि वित्तीय आपात का कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये, इसी में तुम लोग गलती कर देते हो, 2 महीना मार देते हो, 6 महीना मार देते हो। ठीक है, तो इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वित्तीय आपात को 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कभी भी वापस ले जा सकता है या आगे भी वो बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखना, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित संविधान में नहीं है। यानी एक बार यदि संसद के दोनों सदनों ने क्या किया, स्वीकृति दे दिया, तो वित्तीय आपात क्या रहेगा, अनिश्चित काल या लंबे समय अवधि के लिए ये लागू रहेगा। जब तक संसद भवन इसको चाहेगा, जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए तब तक ये लागू रहेगा। तो ये बात याद रखना। पॉइंट 8, जब तक संसद लागू रखे
यह क्या होगा, प्रवर्तन में रहेगा। प्रवर्तन मतलब अप्लाई होना, यह प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है। अगला बात, कभी भी मान लो राष्ट्रपति साहब को, मोदी जी का फ़ोन जाता है प्रधानमंत्री साहब का, और मोदी जी कहते हैं अरे मैडम जी, द्रौपदी मुर्मू जी, एक काम करो, वित्तीय आपात को वापस ले लो। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्तीय आपात की घोषणा को क्या करेगा, किसी भी समय वापस ले सकता है, लेकिन संसद का उसमें क्या होना चाहिए, तो संसद की सहमति होनी चाहिए। अगला बिंदु में लिख लो, समझ लो कि राष्ट्रपति उद्घोषणा को कभी भी वापस या किसी भी समय कभी भी वापस ले सकता है। क्या कर सकता है, ले सकता है। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग हियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को क्या करेगा, कभी भी वापस ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सारे पॉइंट्स का आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट्स को रिवीजन करना है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में लगता है, घोषणा कौन करता है, वित्तीय आपात क्यों लगाया जाता है, तो वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख को अगर खतरा हो, ऐसा महसूस हो, तब लगाया जाता है। 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति कब उद्घोषणा करेगा, तो मान लो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन मैं बताया हूं कि लोकसभा अगर विकसित हो, एक केस बताया हूं, इसको मैं कंडीशन बताया हूं। ठीक है, मान लो ये केस है, केस मतलब एक प्रकार का केस ऐसा देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति इसे मान लो उद्घोषणा कब कर रहा है, इस परिस्थिति में कर रहा है जब लोकसभा विघटित हो, तो उस समय में राज्यसभा की स्वीकृति होते ही वो 2 माह के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नया लोकसभा आएगा, ठीक है, इस जगह को याद रखना, यहाँ पे मैंने एक केस लिखा है। ठीक है, इसमें तुम लोग ये मत सोचना कि विघटित होगा तभी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं केस यहाँ पे ये बता रहा हूँ, मान लो लोकसभा का विघटन हो चुका हो, एक केस दिया हूं मैं कि लोकसभा विघटित हो चुका है। दिख रहा है ना क्लियर तुम लोगों को, हाँ दिख रहा है, तो हो गया। तो लोकसभा विघटित हो, उस समय क्या करेगा, राज्यसभा की स्वीकृति हो तो 2 माह के आगे भी वो लागू रहेगा। लेकिन नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर स्वीकृति मिलना चाहिए। वित्तीय आपात का कोई अधिकतम समय सीमा संविधान में नहीं है, जब तक संसद लागू रखे तब तक ये प्रवर्तन में रहेगा। क्लियर बेटा, राष्ट्रपति उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है, इस बात को याद रखना। अब मैं तुमको बताऊंगा कि वित्तीय आपात का प्रभाव क्या है, क्या क्या बेसिक इफेक्ट्स पड़ेंगे वित्तीय आपात के। तो अगली आगे मैं इसके बताता हूं वित्तीय आपात का प्रभाव, जिसमें पूरा तुम लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब अपन देखते हैं वित्तीय आपात के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके पेमेंट को अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन वित्तीय आपात का प्रभाव ऐसा होता है कि इस जगह पे कुछ चेंजेस हो जाता है। कैसे, इतनी संविधान में अधिकार मिला है, इतना संसद को अधिकार दिया गया है, जब कभी भी वित्तीय आपात लगेगा, राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करेगा तो वो फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, है ना, उनके प्लस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके वेतन में कटौती कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। जबकि सामान्य परिस्थिति में ये सभी न्यायिक संवैधानिक अधिकारियों के वेतन में पेमेंट में कटौती, चेंजेस नहीं कर सकता। जबकि और भी यह चेंजेस होता है कि
संसद अगर चाहे, सन या सरकार चाहे, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, तो गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार को निर्देशित कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे वित्तीय कानून बनाएं। तो संसद अगर चाहे, है ना, संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है, संसद अगर चाहे तो क्या कर सकता है, राज्य सरकार को, किसे, राज्य सरकार को वित्तीय कानूनों के समावेशन या वित्तीय कानूनों को बनाने या वित्तीय कानूनों में परिवर्तनों, इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा वित्तीय कानूनों हेतु निर्देशित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट को चमका सकता है बोल रहा है ये सरल भाषा में। केंद्र जो है राज्य की गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, सुना सकता है कि तुम ऐसा ऐसा काम करो, तुम ये फाइनेंशियल अमेंडमेंट करो, ऐसा ऐसा चेंज करो, ठीक है। तो ऐसा आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, संसद ऐसा चमका सकता है, सरकार ऐसा चमका सकता है, ऐसा कह सकता है। और संघ के तथा राज्य सरकार के जितने भी, मान लो संघ प्लस राज्य सरकारों अधीन, इनके अधीन में जो कर्मचारी हैं ना, पदाधिकारी बोल दो, पदाधिकारियों व कर्मियों के वेतन में भी परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, वेतन में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, कर सकता है। ये इतना अधिकार है। अगर गवर्नमेंट बोल दिया और आप मान लो स्टेट के क्या है एम्प्लॉय हो और वित्तीय पात लगा है, हालांकि याद रखना, क्या अभी तक वित्तीय पात कभी लगा है इंडिया में, सोचो। अगर लग गया तो धड़ाधड़ के पेमेंट से कटौती चालू हो जाएगा, है ना। प्लस अगला और क्या बोल सकता है, आगे देखो, अगला ये कह सकता है कि राज्य क्या करे, जब कभी भी कोई ऐसा कानून बनाए, जब कभी भी ऐसा विधेयक बनाए जो किससे संबंधित हो, तो वित्त विधेयक से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, तो राज्य क्या करे, समस्त वित्त विधेयकों को किसके स्वीकृति के लिए, तो किसके स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्य समस्त वित्त मतलब विधेयकों को जब कभी भी रखेगा तो उसको राष्ट्रपति के सहमति या स्वीकृति हेतु उसे आरक्षित करे। तो ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो करवा सकता है, राज्य समस्त वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के स्वीकृति, जब तक वो स्वीकृति नहीं देगा तब तक किसी भी वित्त विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। स्वीकृति हेतु क्या करे, आरक्षित कर सके, आरक्षित करवा सके, है ना। जब तक वो नहीं कहेगा तब तक आप उसे पेश नहीं कर सकते, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। क्लियर हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना। अब देखो, ये भी बात को रख सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, ये भी बात को रख सकते हैं कि राज्यों वर्सेस केंद्र, इन दोनों के बीच में जो धन का बंटवारा होगा या जो कर का बंटवारा होगा, कर का या धन का जब बंटवारा होगा, उसमें वो चेंजेस करने के लिए कह सकते हैं कि राज्य को कम दो, संघ को ज़्यादा दो। तो इस स्लैब में जो भी स्लैब बनेगा, इस बंटवारा के स्लैब में, स्लैब मतलब चार्ट, ठीक है, तो स्लैब में क्या है, परिवर्तन करवा सकता है, परिवर्तन करा सकता है, या राज्य के कर को कटौती कर सकता है, कटौती कर सकता है,
या कटौती करवा सकता है। ये सब अधिकार किसको मिल जाता है? तो ये सारे अधिकार मिल जाता है राष्ट्रपति को कि वो ये सब चीज़ें कर सकता है। तो विधेयक को उसकी स्वीकृति के लिए रखवा सकता है, या करों के विभाजन के ऊपर भी वो चेंजेस करा सकता है, अमेंडमेंट करवा सकता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेमेंट में या संघ तथा राज्य के कर्मचारियों के पेमेंट में कटौती करवा सकता है। तो ये सारे अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास में आ जाते हैं जब वो क्या करते हैं? वित्तीय अधिकार अर्थात किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? याद करो, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके वो क्या करते हैं? वित्तीय आपात लगा देते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने बताया आपको, आप उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। इसी को क्या करें? बार बार आप रिवीजन करें। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पूरा इसको पढ़ें, पूरा इसको देखें कि क्या क्या स्थिति होगी, क्या क्या बातें होगी, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था। वित्तीय आपात याद रखना, अभी तक इंडिया में वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। 360 का प्रयोग अब तक नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये सारे बातों को आप दिमाग में रखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वित्तीय आपात देख लिया, राष्ट्रपति शासन देख लिया, आपात उपबंध में राष्ट्रीय आपात 352 देख लिया, 356 देख लिया, 360 देख लिया, एक एक पॉइंट्स देख लिए। 358 359 में क्या डिफरेंसेस है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21 कब अनुच्छेद 19 कब लोप होता है, 20-21 क्यों लोप नहीं होता, सब चीज़ हमने देख लिया। तो कोई ये बहाना नहीं मारेगा कि सर आपने कहना चाहिए कि हमने नहीं पढ़ा, या कोई ये नहीं बहाने मारेगा कि सर अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि इतना मेहनत इतना एफर्ट लगा के समझा रहा हूँ। और अगर अभी भी कोई डाउट है किसी को तो मेरे को तुरंत इनबॉक्स करो, तुरंत मेरे को पूछो। और जो बच्चे आपके आसपास के बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते होंगे, जिनको मेरा टीचिंग, मेरा एफर्ट्स, मेरा मेहनत अच्छा लगता होगा, जो और डील में अच्छे से डील करना चाहते होंगे, डिटेल में और पढ़ना चाहते होंगे, वो तुरंत गूगल प्ले स्टोर में जाएँ, आप उनका हेल्प करें और उनको बताएं। प्ले स्टोर में जाके माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन वो डाउनलोड करे और वहाँ से अपने मन का कोर्स परचेस कर ले, या तो फिर वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज करे। ठीक है, 9575204321। हमारे टीम के पास मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा 9575204321, और आईटी मैनेजर से बात करें और वो उनको ऐड कर देंगे। स्क्रीनशॉट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कर दें तो आपको सारे कोर्स में CGPSC, CG व्यापम, टीचर, असिस्टेंट टीचर, हॉस्टल अधीक्षक, सब में आपको इनरोल कर दिया जाएगा। हम जो पढ़ें उसके अलावा कुछ ना पढ़ें, और जो हम बताएं उसको आप ना छोड़ें। भले ही आप एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम जो कहें आप उसको करें, उसको करके दिखाएं, तब आप में बहुत ही बड़ा ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों को साकार करते रहें। वंदे मातरम।